एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के पेपर है 13 मार्च को यानी मंडे को, और आज है फ्राइडे यानी आज है 10 तारीख और हमारे पास 2 दिन और हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर लिखने किस तरीके से हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, क्योंकि आपका रिड्यूस सिलेबस के बाद आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं फिजिकल एजुकेशन में। यहाँ आपको पढ़ना है बैलेंस डाइट पढ़नी है सबसे पहले कि बैलेंस डाइट होती क्या है। सेकेंडली आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड सोर्सेज क्या है, उनके फंक्शन क्या है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो भी पर्टिकुलर चीज इस सिलेबस में लिखी है सिर्फ आपको उतनी ही चीजें पढ़नी है, वो छोड़नी नहीं है और उसके अलावा कुछ पढ़नी नहीं है। एंड लास्टली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी डाइट, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स की। तो फूड क्या होता है? फूड वो है जो आप इंसान या जानवर खाते हैं ताकि वो जी सके, यानी जीने के लिए वो जिस भी चीज का इंटेक करते हैं वो हर एक चीज को हम फूड कहते हैं, पहली बात। दूसरा, डाइट क्या है? जो सम ऑफ फूड है उसको हम कहते हैं डाइट। जिस भी तरह के जो फूड्स का कलेक्शन है या जो भी चीजें वो एक बार में खाता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज डाइट। फिर आती है बात आपकी बैलेंस डाइट की, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपके जो पहले एमसीक्यू आएंगे 18 नंबर के, उसके लिए तो आपको चीजें थोड़ी सी पर्टिकुलर पता होनी चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर में आ रहे हैं वहां पर अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो आपको लिखना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप चीजों को समझें, चाहे आपके दिमाग में वो चीज किसी भी लैंग्वेज में रहे, आप उसको जैसे आपको आ रहा है उसे लिखकर आना है फिजिकल एजुकेशन में। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो पहले जैसा नहीं रहा है, चीजें जो है वो पहले से काफी इनहेंस हो चुकी हैं और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। इसलिए आई सजेस्ट यू कि चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देकर पढ़िए। 2-3 दिन है, इतने में आप आराम से कर लेंगे। बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें किसी भी इंसान के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट जरूरी हैं और जिस मात्रा में जरूरी हैं उनकी पूर्ति करने वाली डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट जो है वो हर एक इंसान पे डिपेंड करती है। बैलेंस डाइट कोई ऐसी फिक्स डाइट नहीं होती जिसे हर कोई खा सके। बैलेंस डाइट में अगर वो जेंडर अलग है, मेल और फीमेल की डाइट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की, या फिर अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, तो उनकी डाइट में डिफरेंस होता है। डाइट जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं होती है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट है उसका सिर्फ इतना है कि वो जिस भी पर्टिकुलर इंसान को दी जाए उस इंसान की जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए या जिस भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उसको रिक्वायर्ड है उसकी पूर्ति हो सके। अगर उसकी पूर्ति हो रही है सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी अ बैलेंस्ड डाइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस डाइट की। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है चीजें। इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके लिंक से नहीं खुल रहा है सो आप टेलीग्राम पे जाकर भी इस चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। सो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट जो कि आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है। जब भी आप किसी भी तरह का फूड का इंटेक करते हैं फिर वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर आपकी बॉडी को जीने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है वो जो चीजें प्रोवाइड करता है, तो आपके फूड इंटेक से उस चीज के कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जो है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, अगर आपको याद रहे तो लिखना, वरना कोई बात नहीं। बस इतना जरूर लिखना कि आप जो फूड को इंटेक करते हो और वो फूड एनर्जी में या फिर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है, उसके ही प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर द कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं।
या फिर आप जिस भी तरह का फूड इनटेक करते हैं वो फूड कन्वर्ट होता है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स में जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपकी बॉडी में जो भी रिपेयर होते हैं या ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही आपकी बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस होने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर उन कंपाउंड्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो ये बात आपने तीन चीजें समझ लेनी है, बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है, पहली बात की। उसके बाद अब बात आती है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे समझ लें, लिख लें, याद कर लें। न्यूट्रिएंट्स दो तरह से होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो दो तरह से होती है, या तो वो हमें ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं या तो कम मात्रा में। जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, जो भी आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं यानी ज्यादा मात्रा में चाहिए आपको, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो आपके जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों ही आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो में सिर्फ दो आते हैं, आपके विटामिन एंड मिनरल्स। सो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। या फिर अगर कभी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, तो भी आप वहां पर इतना लिख के आराम से 2 नंबर ले सकते हैं। फिर बात आती है फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका फंक्शन क्या है। तो इनका मेन फंक्शन है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करना, सबसे मेन फंक्शन है। उसके बाद है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। तो आपकी बॉडी में टिश्यूज को बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग का काम भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। अब ये चीज भी थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली है। कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आंसर देने कैसे, ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, मतलब फिजिक्स की एक लैंग्वेज होती है, केमिस्ट्री की एक लैंग्वेज होती है, तो फिजिकल एजुकेशन की भी एक लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज ये है कि अगर आपको ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, विटामिन का फंक्शन क्या है, मिनरल्स का फंक्शन क्या है, तो आप उन सबको मिला के अगर यहाँ पर लिख देंगे तो आपके फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में वो सारी ही चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, प्रोवाइड्स प्रॉपर स्ट्रक्चर टू ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड लिगामेंट्स। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, फिजिकल एजुकेशन की एक अच्छी चीज है कि इसमें ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कुछ ना कुछ सारोकार होता ही होता है। ऐसा बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है वैसे। सो आपने थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है कि आपने हो सकता है वो चीज किसी और जगह पढ़ी हो, या फिर यहाँ पर किसी और क्वेश्चन का आंसर से भी आप कुछ चीजें डिराइव कर सकते हैं और उसको अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। ये तो हुई आपकी एक्स्ट्रा कलाकारी की बात हम करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स की। और एक न्यूट्रिएंट्स का एक और फंक्शन है कि आपकी बॉडी का होम्योस्टेटिस जो बॉडी का है, यानी बाहरी और अंदर जो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, दो तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बना के रखने का भी काम जो है न्यूट्रिएंट्स करते हैं। चलिए, उसके बाद है देयर आर 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। 6 तरह के आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर है फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ये 6 तरह के आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, या फिर इन 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही हम बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स की एक और क्लासिफिकेशन है कि दो तरह के आप न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं। एक तो होते हैं न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब जिनसे आपको एनर्जी मिल रही है, आपकी बॉडी में वो कुछ काम करते हैं या फिर आपको किसी ना किसी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एक होता है आपका नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं बट वो किसी भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जैसे हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें रखते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं होती, वो काम की नहीं होती। जितनी भी हमारे घर की सजावट की चीजें हैं वो एक तरीके से नॉन न्यूट्रिटिव है, जरूरी है बट फिर भी काम की नहीं होती। कुछ ऐसा कह सकते हैं, हो सकता है सटीक एग्जाम्पल ना हो यहाँ पर।
अब बात करते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहले न्यूट्रिएंट की, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके एग्जांपल्स की बात करें तो शुगर, स्टार्च और फाइबर, ये तीनों ही चीजें जो है ये कार्बोहाइड्रेट ही होती है। यहाँ पर एक चीज और आ गई है, फाइबर। शुगर की बात करें तो जो शुगर है वो हम जो चीनी खाते हैं वो वाली शुगर नहीं है। स्टार्च जो है, स्टार्च पेड़ों में पाया जाता है, जो कि आलू में भी होता है, तो एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए चीजें आपके लिए थोड़ी सी जरूरी हैं। आपकी बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट होगा। इसमें अगर क्वेश्चन कभी भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, सो द आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट, बिना कुछ भी सोचे समझे। आपकी बॉडी की 60 से 100% तक कैलोरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, जिन्हें लोग गिन गिन कर खाते हैं, वही वाली। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 तरह के कंपोनेंट से बना होता है। फिर इन 3 तरह के एलिमेंट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे जो है वो साइंस बैकग्राउंड के होंगे या फिर उन्होंने बायो ले रखा होगा, एंड इफ यू हैव बायो एज योर सब्जेक्ट तो आप उसका पूरा यूज करिए फिजिकल एजुकेशन में, एंड कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिजिक्स भी हेल्प करेगा, अभी हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा। इसमें तो नहीं करेगा, बायोमैकेनिक्स में करेगा, जाहिर सी बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट 2 तरह से हमें पढ़ना है। एक होता है सिंपल शुगर या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो 2 चीजें आप समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट में, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल शुगर जो है, ये सिंपल शुगर जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ब्लड शुगर इसका एक एग्जांपल, यानी ग्लूकोज आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर है वो सिंपल शुगर होता है। एक क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। तो आपकी जो सिंपल शुगर है, या फिर अगर बात करेंगे ग्लूकोज की, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और हमारा जो ब्लड शुगर है, यानी इसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं, वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था, इसलिए थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड वर्ड कहीं कहीं यूज हो जाता है, उसे सिंपल शुगर कहते हैं। एंड दूसरा होता है पॉलीसेक्राइड, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर। जो सिंपल शुगर है वो इजिली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर को हमारी बॉडी तोड़ती है पहले, फिर उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है, फिर उसका यूज कर पाती है, यानी उसको उसे यूज लायक बनाने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स शुगर। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे, आराम से समझेंगे। सबसे पहला है स्टार्च। स्टार्च के बारे में आपने सुना होगा। जो स्टार्च है जो कि आलू में पाया जाता है, ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है, यानी शुगर को, या फिर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं जो पेड़ों में, तो वो होता है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट पेड़ों में स्टोर होता है। आप जो भी पेड़ों से जो चीजें ले रहे हैं उसमें आपको जो स्टार्च मिल रहा है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। दूसरी चीज है ग्लाइकोजन। अब ये 3 चीजें हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये तीनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की काफी उम्मीदें हैं। तो हम 3 चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको फाइबर्स के साथ साथ रफेज वर्ड भी लिखते हैं। तो आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर 3 तरह से हैं। एक तो स्टार्च, स्टार्च जो कि पेड़ों में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है, वो होता है स्टार्च। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो भी शुगर स्टोर होती है या जो ग्लूकोज स्टोर होता है, वो एज ए ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन के लिए आप लिख सकते हैं कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी, या फिर ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज को, शुगर को, कार्ब्स को स्टोर करने के लिए वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। तीसरा है रफेज और फाइबर। जो रफेज या फाइबर है जो कि हमें काफी सारी सब्जियों में मिलती है, सलाद में मिलता है, जिसे कहते हैं कि खाना चाहिए, फाइबर्स खाना चाहिए बॉडी में,
तो ये जो आपके फाइबर्स हैं ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं और ये एक तरह के नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करते हैं। तो ये आपका स्टार्च है, स्टोरेज, यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं कि आपके स्टार्च, इनके एग्जाम्पल भी लिखे हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, इस पूरा का पूरा आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां पर जाके आप चीजें पढ़ सकते हैं। मेन चीज है कि यहाँ पर आप चीजों को समझे, जब आप वापस से इसको खोल के पढ़े तो आपको समझ में, आप को रिलेट कर पाए कि चीजें क्यों हो रही हैं। ग्लाइकोजन लिखा है, डाइटरी फाइबर जिसे रफेज कहते हैं, ये तीन चीजें जो है ये कॉम्प्लेक्स शुगर में आता है। सिंपल शुगर में आपका ब्लड शुगर आएगा, ग्लूकोज आएगा जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप काफी सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से देकर आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 और 3 नंबर में आपसे काफी पूछे जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है इसका एनर्जी प्रोवाइड करना। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में हमेशा कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स कार्ब्स एंड कार्ब्स। नेसेसरी है आपकी नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। अब ये बात क्यों है, वैसे ये बात थोड़ी आपके लिए शायद भारी हो जाए लेकिन फिर भी बता देते हैं कि हमारे शरीर में फैट को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जो फैट को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो कार्ब से लेता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर लिखा है सेलुलोज। अब ये सेलुलोज जो है इसने किसी और चीज को नहीं बल्कि ये रफेज और फाइबर जिनकी बात करते हैं, इसे कहते हैं कि खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, फाइबर्स होता है, फाइबर्स होता है। तो जो फाइबर है वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, बल्कि आपका, जैसे आपके माउथ से इस तरह से ओइसोफेगस आता है। अब सब अगर क्लास 10th में पढ़ के ही आए होंगे तो ये ओइसोफेगस है, इसमें पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, जो आपका खाना है वो कुछ इस तरह से करके मूव होता है यहाँ पर। तो इस मूवमेंट को आसान या स्मूथ बनाने का काम करता है जो कि है फाइबर। पेरिस्टेलिक मूवमेंट आपके माउथ से ओइसोफेगस से शुरू होकर इनस तक जाता है, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में वही आपका पेरिस्टेलिक मूवमेंट चलता रहता है और उस मूवमेंट को स्मूथ बनाता है आपका रफेज। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया, क्योंकि रफेज और फाइबर आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चीजें हैं इसको आप छोड़ सकते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर दोबारा लिखी है। फिर लिखा है ब्लड ग्लूकोज इज द ओनली फ्यूल। जो ब्लड ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं जो कि सिंपल शुगर है, बॉडी में जो ग्लूकोज है वो एक्चुअली में कार्ब्स है, वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरीके काम करता है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के लिए भी फ्यूल की तरह से काम करता है। हमारी बॉडी में हर एक सेल के लिए जो फ्यूल की तरह से काम करता है वो है कार्ब्स। तो इतनी बातें आपको इसमें समझनी है। उसके बाद फाइबर्स के फंक्शन है या फिर रफेज के फंक्शन है, तो ये आपको इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आता है। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो है वो आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आपके नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होंगे वो 2 तरह से होते हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। सो यहाँ पर जो फंक्शन है फाइबर्स के वो है कि ये इनसॉल्युबल होता है और वाटर को होल्ड करके रखता है, ताकि आपका जो मूवमेंट है फूड का आपके थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो हो सके। कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए काम करता है और ये जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी कम करने का काम करता है। साथ ही जो है ये आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया बना के रखता है। तो ये सारे जो है फाइबर्स के फंक्शन है, यानी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के फंक्शन है। ओके, फिर ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, अब सेकंड आता है हमारा फैट। हमने पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात की जो कि हमारा कार्ब्स था, अब हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। फैट्स में आपके फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, ये सब जो है ये फैट्स के उसमें से आते हैं, फैट्स की फैमिली से आते हैं। और फैट्स को लिपिड वर्ड भी यूज किया जाता है। अगर कहीं लिपिड लिख कर आए तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, फैट्स के बारे में बात हो रही है। फैट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो ये कि आपने 2 तरह के फैट्स के बारे में पढ़ना है। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैट और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कि आपके कार्बन कंपाउंड से आता है, शायद वो रिलेटेड भी है अब, बट अगर आपने पढ़ा है तो वहां से चीज आपको थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आएगी। बट जो फैट है आपको पता है किन किन चीजों से फैट मिलता है। फैट के बारे में जो चीजें पढ़नी है वो ये कि फैट के सोर्सेस क्या है, फैट के टाइप क्या है और फैट जो है उसके फंक्शन क्या है। सिर्फ ये 3 ही तरह की चीजें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स में पढ़ के रखनी है। तो सैचुरेटेड फैट जो है ये बॉडी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रेज करता है,
ये डेंजरस होता है, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसमें आपका आता है बटर, मीट, चीज, ये सब आपके सैचुरेटेड फैट हैं और ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं माने जाते हैं। एंड अनसैचुरेटेड फैट जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होते हैं और वो आपके शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं, जिसके सोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फंक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फैट्स के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली चीज कि ये आपको एनर्जी सप्लाई करता है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कार्ब से मिलती है। दूसरे नंबर पे जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है वो है फैट। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स यू एनर्जी, तो आपको हमेशा कार्ब्स ही लगाना है। बट अगर ऐसे लिखकर आता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनको बताइए, तो आपको बताना है कि हाँ फैट होता है, कार्ब्स होता है, प्रोटीन भी अभी पढ़ेंगे। और एक और चीज है, ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो फैट है वो स्टोर कहाँ होता है, वो हमेशा आपके एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होगा। तो इसलिए ये भी चीज हमको पता होनी चाहिए। फैट का फंक्शन क्या है, फैट जो है वो हमारी बॉडी में, अगर फैट, बहुत ज्यादा फैट होना भी अच्छा नहीं है, बट जो फैट है वो हमारी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए एज अ कुशन काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इंजरी से। और आपके जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन हम पढ़ेंगे दो तरह से होते हैं, जो फैट में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं, जो कि होता है ए, डी, ई और के, उनका वो तभी काम कर पाएंगे जब आपकी बॉडी में फैट की मात्रा होगी। अगर आपके शरीर में फैट्स यानी वसा नहीं है, तो ये विटामिन आपके शरीर में होकर भी किसी काम के नहीं होंगे। उसके बाद डिलेज ऑनसेट ऑफ हंगर, यानी फैट्स की अगर आप चीजें खाते हो तो आपको भूख देर में लगती है, और कंट्रीब्यूट्स फ्लेवर, और जो भी आपकी डाइट है उसमें फ्लेवर देता है जो कि आपको खाने में अच्छे लगते हैं। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ फैट। ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और प्रोटीन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उसका एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। सबसे पहली चीज कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ग्रोथ और रिपेयर का काम होता है वो होता है प्रोटीन की वजह से। और प्रोटीन तो आप बहुत सुनते होंगे, कोई भी जिम जाता है तो प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, सो आप काफी ज्यादा अवेयर होंगे इस वर्ड से। इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जो एक और एलिमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये अमीनो एसिड से बना होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन किन से बने होते हैं, तो आंसर हमेशा अमीनो एसिड्स होगा। अमीनो एसिड्स जो है वो 20 तरह के होते हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। दो तरीके के आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। ये क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है थोड़ा सा। तो वो एसिड्स जो हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, या फिर हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जो हमें बाहर अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी जो है नहीं बना पाती है, कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, इसलिए वो आपको अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं। और वो 9 होते हैं जो कि एसेंशियल कहे जाते हैं। नॉन एसेंशियल वो है जो 11 हैं, जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो आपके 20 में से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। कभी भी एग्जाम में कोई भी डिफरेंस लिखने को आए तो आप ऐसे मत लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि आप उसका चार्ट बनाकर ही लिखें, अच्छा इंप्रेशन देता है, मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फंक्शन की बात करें कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो हमारी बॉडी में जितनी भी नर्वस सिस्टम, ब्लड, मसल, स्किन, एयर, सब कुछ प्रोटीन से बना है। आप लोग बालों में प्रोटीन करवाते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग करवाते हैं और आप इस बारे में बहुत सुनते आ रहे होंगे। सो हमारी बॉडी में जो भी चीजें बनी हो प्रोटीन से बनी है, ये इसका मेन फंक्शन है। और हमारी बॉडी में जितनी भी रिपेयर का काम होता है, चाहे आपकी चोट लग जाए, किसी भी तरह का रिपेयर का काम है, ग्रोथ का काम है, वो सब प्रोटीन से ही होता है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोटीन से बनी है। तो ये आपका सबसे मेन फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो एंटीबॉडीज की बात करते हैं आप, वो भी प्रोटीन से बनी होती हैं। तो जितनी भी चीजें आपकी बॉडी में हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, इसलिए जो प्रोटीन है उसके आपको जब फंक्शंस लिखने हैं तो यही सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। ओके, ये हो गई आपकी 3 चीजें, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जो है ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी आपकी बॉडी में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपकी बॉडी में कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो प्रॉपर हो सके उसके लिए हेल्प करते हैं। हमारे शरीर में 13 तरह के विटामिन की जरूरत होती है, जो 2 तरह से क्लासिफाई किए गए। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे अच्छे से आता है।
सो जो दो तरह का क्लासिफिकेशन है वो है वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। दो तरह के विटामिन होते हैं, कुछ जो हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं यानी पानी में घुल जाते हैं, कुछ जो है सिर्फ फैट में घुलते हैं। आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी में काफी सारे आते हैं, और विटामिन सी, ये दो तरह के जो विटामिन है ये वाटर सॉल्युबल होंगे, और ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि विटामिन जो हैं उनको क्लासिफाई करना है, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, फैट सॉल्युबल एंड विटामिन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल की बात करें तो जो फैट सॉल्युबल है वो आपकी लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि फैट सॉल्युबल विटामिन तभी काम करेंगे जब आपके शरीर में फैट उपलब्ध होगा, और यहाँ पर जो फैट आपकी जिन टिश्यूज में पाया जाता है वो है एडिपोज टिश्यू, इसलिए जहां पे फैट स्टोर होता है वहीं पे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर होते हैं। उसके बाद फैट एब्जॉर्प्शन अगर आपकी बॉडी में इम्पेयर्ड है यानी आपकी बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो फैट सॉल्युबल विटामिन का भी नहीं होता है, और फैट सॉल्युबल विटामिन को लंबे समय तक शरीर में स्टोर किया जा सकता है। ये तीन चीजें लिखनी है अगर आपको फैट सॉल्युबल और विटामिन सॉल्युबल में डिफरेंस करने के लिए आता है, सॉरी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिफरेंस करने के लिए आता है, तो आपने यही चीजें लिखनी है। अभी हम वाटर सॉल्युबल भी पढ़ते हैं, इतनी चीजें में आपको आराम से 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा पूरे मार्क्स मिलेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारे शरीर में ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं की जा सकते, क्योंकि वो आपकी बॉडी से यूरिन के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। इसलिए आपको जो भी वाटर सॉल्युबल यानी विटामिन बी और विटामिन सी की जो चीजें हैं वो आपको लेती रहनी पड़ती हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आपकी ये वाटर सॉल्युबल बी और ये हैं, इनको आपको बहुत ज्यादा इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर बात आती है मिनरल की। मिनरल का एक क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था। मिनरल में भी दो तरह के हैं, एक मैक्रो मिनरल, एक माइक्रो। मैक्रो जो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में है उनको मैक्रो कहते हैं, और जो कम मात्रा में है उनको हम माइक्रो कहते हैं। मैक्रो ज्यादा, माइक्रो कम। तो माइक्रो जो है उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में आपके बॉडी में होते हैं। सो मिनरल्स का काम क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, आपके नर्व फंक्शन को हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं। मैक्रो में कौन कौन से आते हैं, कैल्शियम, क्योंकि हमारे शरीर में जो हड्डियां वो कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए ये हमेशा ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो क्वेश्चन था आपके सैंपल पेपर में वो ये लिखा था कि इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है, आंसर था मैग्नीशियम। इसलिए आपको ये चीजें थोड़ी सी पढ़ के जानी है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मिनरल से रिलेटेड। फिर हम बात करें वाटर। वाटर जो है ये नॉन, क्या इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, इनऑर्गेनिक है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड है, और आपकी बॉडी में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए। तो वाटर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है बट एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि आपके न्यूट्रिशन के काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में 50 to 70% बॉडी वेट का जो है वो वाटर होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ वाटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो पाए इसलिए वाटर जरूरी है। तभी कहा जाता है कि हाइड्रेट रहना जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रखना है। उसके बाद आपकी बॉडी में जो ब्लड है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमल लेवल ऑफ वाटर आपकी बॉडी में है तो ब्लड का वॉल्यूम भी रहता है जो कि एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। तो ये था आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का पूरा चैप्टर। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। टिल दैट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।